बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों और हिंसा के खिलाफ देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में सनातनी हिंदू सड़कों पर उतर आए, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन करके अपना विरोध भी दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग भी की है। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार मुस्लिमों द्वारा किया गया है, उसी को रोकने के लिए हम लोग और किसी अन्य भाई के ऊपर इस प्रकार का गतिविधि ना हो, इसलिए आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। जी, हम लोग पुतला दहन किए हैं बांग्लादेश के विरोध में। जो हमारे हिंदुओं भाइयों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में और जो दीपू चंद दास जी को मार दिया गया, उसी के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद एवं सर्व समाज के द्वारा पुतला दहन किया गया है। मांग ये है कि वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार ना हुआ, जो दीपू जी के साथ हुआ है उनको न्याय मिले। देखिए, हमारे बजरंग दल शुरू से संघर्ष करते आया है। आज हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसमें बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, दीपू दास के साथ जो घटना हुआ है वो और दूसरे भाई के साथ ना हो, इसलिए हम लोग इसका खिलाफ में पुतला दहन किए हैं। और इस टाइप से होते रहेगा तो हम लोग बॉर्डर तोड़ के हम लोग अगर आदेश मिल जाए भारत सरकार के द्वारा तो हम लोग अंदर घुस के भी हम लोग इसका विरोध करेंगे और जो है अत्याचार उनको गोली मारने का भी हम लोग काम करेंगे। इधर धमतरी नगर निगम कार्यालय के सामने बीते 7 दिनों से चल रहा कांग्रेस पार्षदों का धरना आज एक अलग ही मोड़ पर पहुंच चुका है। मूलभूत सुविधाओं की कमी, पीएम आवास योजना, भ्रष्टाचार समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों ने आज अंतिम दिन महापौर के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। दिलचस्प बात ये रही कि जिस महापौर को सद्बुद्धि देने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा था, वही महापौर मौके पर पहुंच गए और कांग्रेस पार्षदों के साथ यज्ञ में आहुति डालते नजर आए और इस अनोखे दृश्य ने पूरे शहर में चर्चा का विषय बना दिया। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि शहर का विकास ठप है, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। वहीं महापौर का कहना है कि उन्होंने भी यज्ञ में इसीलिए भाग लिया ताकि सभी को सद्बुद्धि मिले और शहर के हित में काम हो सके। अब सवाल यह है कि क्या इस सद्बुद्धि यज्ञ के बाद नगर निगम की राजनीति और शहर की तस्वीर बदलेगी या ये मामला सिर्फ सियासी संदेश तक ही सीमित रहेगा। आज हम लोगों ने 7 दिवसीय धरना प्रदर्शन निगम के सामने आयोजित किए थे। आज 7वां दिन है। आज हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और इस धरना प्रदर्शन के समाप्ति के अवसर पर हम लोगों ने निगम प्रशासन के 9 महीने के कार्यकाल में विकास जीरो है, उसको लेके आज सद्बुद्धि यज्ञ हम लोग यहाँ पास आयोजित किए। और आप देख सकते हैं निगम में लगभग 35-40 दिन से निगम में कमिश्नर नहीं है और एक निगम राज्य सरकार आयुक्त यहाँ आयुक्त भेजा है, लेकिन वो मैडम भी यहाँ आ नहीं रही है। तो हमारी सद्बुद्धि यज्ञ से कहीं ना कहीं उसे प्रभाव पड़े और भगवान श्री गणेश उसको सद्बुद्धि दे और वो निगम के चेंबर में आके बैठे और शहरी विकास में अपने सहभागिता निभाए, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही है, उन लोग का भुगतान 40-50 दिन में, 2 महीने में, 2.5 महीने में आ रहा है, तो उसका भी भुगतान जल्द से जल्द आए हितग्राहियों के खाते पे। इसलिए हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं। 40 वार्ड में विकास कार्य को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर सभी कांग्रेस के पार्षद बैठ के शहर विकास के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं। इसमें आप शामिल हुए? जी, सद्बुद्धि यज्ञ में शामिल हुआ। कांग्रेसियों को सद्बुद्धि आए, विकास के काम हो रहे हैं, ऐसे एक यज्ञ किया गया कांग्रेसी के द्वारा। उसमें खुले मन से उन्होंने महापौर की जय का भी नारा लगाया। बड़ी प्रसन्नता होती है कांग्रेसियों के इस विरोध को देख के, क्यों करे क्या समझ नहीं आ रहे हैं, संशय में है कि हमको करना क्या है। इसलिए मैंने वो यज्ञ चल रहा है और हमारे जब इष्ट देवों का यज्ञ हो वहाँ रोक के आहुति देनी चाहिए। हमारे बड़े लोगों ने ये सिखाया है, मेरे संस्कार हैं कि जहाँ हवन हो रहा हो, पूजा हो रही है, वहाँ रुकनी चाहिए। उनका कहना है कि आपके लिए सद्बुद्धि की जा रही है। ये सद्बुद्धि किसकी जरूरत है, वो तो पूरा जनता जान रही है, शहर जान रहा है। फिर महापौर की जय को क्यों नारा लगाया जाता है हवन में?
मेरे पास क्लिप है, आप लोग के पास भी क्लिप है, देख लीजिएगा। मेन क्या है, आज हमारा धरना का 7वां दिन कंप्लीट हुआ। जिस प्रकार से जैसे कुछ समस्याओं का के लिए भगवान का पूजा पाठ करना रहता है, तो हमारे 40 वार्डों में 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग गणेश भगवान का आज पूजा पाठ किए हैं, हवन धूप दिखाए हैं। महापौर जी भी यहाँ आए थे और निश्चित ही महापौर जी को सद्बुद्धि जरूर आएगी और धमतरी के 40 वार्डों में विकास कार्य निरंतर चालू होगा, क्योंकि ये भगवान पर हमें पूरा विश्वास है और हमारे महापौर जी भी उनको सद्बुद्धि आएगी और विकास कार्य करेंगे। इधर धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के बोराई गांव में धर्मांतरण से जुड़ा एक संवेदनशील मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब एक धर्मांतरित महिला के निधन के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर गांव में विवाद खड़ा हो गया। गांव में तनाव की स्थिति तब बनी जब ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने शव को दफनाने का विरोध किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा और घंटों तक दोनों पक्षों के बीच समझाइश का दौर चला। आखिरकार लिखित रूप से हिंदू धर्म में वापसी और परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार की सहमति बनने के बाद मामला शांत हुआ और उसके बाद गांव में शांतिपूर्ण तरीके से महिला का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल प्रशासन की सतर्कता के चलते पूरे इलाके में स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। नगरी क्षेत्र में बुराई थाने के अंतर्गत ग्राम बुराई में एक महिला की मृत्यु हुई थी जो साहू समाज से संबंधित थी। समाज के में ही आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न निर्मित हो गई थी, जिस पर समाज के लोगों के द्वारा बैठक की गई और समाज के द्वारा भी बैठक की गई और बैठक में फिर एक ये बात निकल के आई कि सामाजिक रीति रिवाज से इसका दाह संस्कार किया जाना है, जिस पर सभी लोगों की सहमति बनने पर वहाँ पे सामाजिक रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में सारे समाज के द्वारा शांति व्यवस्था की अपील भी की गई है और वर्तमान में वहाँ पे शांति व्यवस्था है। कल 10 बजे के आसपास हमको सूचना मिला हमारे संगठन के माध्यम से कि एक हिंदू महिला है जो कन्वर्ट ईसाई में आ गए हैं, तो उनके मृत्यु हो गया था। वो उन लोग आए थे नगरी, तो नगरी में हमारे संगठन को पता चला, तो उसमें एक पादरी भी है जिसका नाम दिनेश साहू करके है। और हमको जब पता चला कि हम संगठन के कुछ लोग थे, कुछ लोग चले गए कब्रिस्तान में हमारा विरोध करने के बाद वहाँ से पादरी जो दिनेश साहू था वो इस पार घटना स्थल से चले गया। जाने के बाद फिर हम उनको समझाएं कि आप बोरई से यहाँ कैसे करके, तो हमको संगठन के माध्यम से ये पता चला कि उन लोग कन्वर्ट ईसाई हो गए थे। लेकिन हमारे समझाने के बाद हम गए रात में बोरई में गांव वाले भी समझाए, सर्व समाज द्वारा समझाया गया और जो मूल धारा में जो है वो हिंदू धर्म से रीति रिवाज से उनका मिट्टी दाह संस्कार किए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से कैसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक कार्रवाई और मानवीय संवेदनाओं के बीच की बहस को फिर से काफी तेज कर दिया है। जिला अस्पताल परिसर में पिछले कई वर्षों से गरीब और जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही श्री साईं महाप्रसादालय आज नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई का शिकार हो गया। शुक्रवार सुबह निगम की तोड़ू दस्ते की टीम बुलडोजर लेकर अस्पताल परिसर पहुंची और महाप्रसादालय के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल तैनात रहा। महाप्रसादालय संचालक मुकेश तिवारी का कहना है कि वर्ष 2013 से वो इस सेवा को लगातार चला रहे थे, जहां रोजाना सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों को मुफ्त भोजन मिलता था। 2 साल पहले भवन का एक हिस्सा टूटने के बाद भी उन्होंने सेवा बंद नहीं की और बाहर से भोजन बनवाकर लोगों तक पहुंचाते रहे, लेकिन अचानक अवैध निर्माण का हवाला देकर बुलडोजर चलाए जाने से सेवा से जुड़े लोग आहत हैं। मुकेश तिवारी ने इसे गरीबों के साथ अन्याय बताते हुए अनशन पर बैठने का ऐलान किया। वहीं प्रशासन का पक्ष है कि निर्माण बिना अनुमति का था, जिसे हटाने के लिए पहले भी नोटिस दिए गए और नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि क्या कानून के पालन के नाम पर वर्षों से चल रही एक मानवीय सेवा को खत्म करना जरूरी था या फिर इसका कोई संवेदनशील समाधान भी निकल सकता था। जुलाई 2013 को मैं इस भगवान की सेवा में आया कि गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। 2 साल पहले नगर निगम ने यह कह के अस्पताल को तोड़ दिया, हमारी सेवा को खत्म कर दिया कि यहाँ अस्पताल बनाएंगे। 2 साल में उन्होंने मलबा तक नहीं हटाया।
आज 2 साल लग गए उसको मलबा हटाने में, आज फिर वही बात आ गई कि अब इसको हटाया जाए। हमारी भोजन सेवा बंद करने के बाद भी हम लोग बाहर से खाना बनाकर लाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, गरीबों को खाना खिला रहे थे। क्या अस्पताल प्रशासन की इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? ये छोटी सी जगह दे देता हमको हटाने से पहले, हम तो हटने तैयार है ना। फिर मैं आज सुबह चवानी जी को फोन किया कि मैं बाहर हूँ, मुझे आने में समय लगेगा, मैं कल हटा दूंगा। बोले नहीं आज ही हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम जेसीबी से तोड़ देंगे। बोला चवानी साहब, फिर मैं आ गया। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं प्रयास किया, गाड़ी वगैरह किया, आया और सामान खुद हटाना शुरू कर दिया। इतने में चवानी जी ने कहा कि आप अवैध है ये। मैंने कहा अवैध नहीं है। इसमें नगर निगम की तरफ से जो जिला अस्पताल परिसर में इनके द्वारा बिना किसी अनुमति के अपना भवन निर्माण किया गया था, उसको हटाने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया गया था और वर्तमान में जीवन दीप समिति की बैठक में ये सब मुद्दे आने के बाद नगर निगम से नोटिस जारी किया गया और उसको विधिवत हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। इसमें अभी कानून व्यवस्था के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। अभी तक की स्थिति में किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई है और कार्रवाई अभी चल रही है। वाद विवाद कुछ नहीं, ऐसा अभी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न वर्तमान तक नहीं हुई है और अतिक्रमक द्वारा खुद अपना सामान को अपने व्हीकल से हटाया। इधर दुर्ग में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए चरण को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने यह बताया कि योजना की पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है, जिससे अब दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए पात्र होंगे। सरकार ने 2025-26 के लिए भारी सब्सिडी राशि मंजूर की है और दुर्ग जिले में 4102 नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। पात्र हितग्राहियों से समय पर आवेदन करने की भी अपील की गई है। उज्ज्वला की जो नया फेज आया है उसमें एक तो पात्रता के क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले जो 2 पहिया वाहन वाले लोग होते थे वो अपात्र होते थे, वो अब पात्र हो गए हैं। अब केवल 3 पहिया 4 पहिया वाले अपात्र हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य क्राइटेरिया में भी चेंजेस किए गए हैं। हमारे दुर्ग जिले को 4102 का टारगेट अभी मिला है, जिसके सापेक्ष हमारे पास उतने आवेदन आ गए हैं और उनकी प्रोसेसिंग की जा रही है। लेकिन आगे भी यदि और आवेदन आते हैं तो उनको भी हम ले करके और स्वीकृत करने की स्थिति में हैं। टोटल अभी वर्तमान में दुर्ग जिले में 1,04,000 कनेक्शंस करीब उज्ज्वला के वैलिड हैं, जिनमें लगभग साल में औसतन 5 से 6 रिफिल्स हो रहे हैं। नए कनेक्शंस भी जो आवेदन आएंगे उनको शीघ्रता से प्रोसेस किया जा रहा है। लगभग 700 कनेक्शन इंस्टॉल किए जा चुके हैं, बाकी भी शीघ्रता से इंस्टॉल कर दिए। सर कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ जाएंगे जो लोगों को अप्लाई करना होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पूरे जिले में 34 गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी के पास एप्लीकेशन फॉर्म्स उपलब्ध हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या किसी CSC चॉइस सेंटर से जाकर के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए सबमिट किया जा सकता है। तो वहीं सरगुजा अंचल में शीतलहर का कहर जारी है। अंबिकापुर से लेकर पर्यटन स्थल मैनपाट तक कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है। मैनपाट में न्यूनतम तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और कई इलाकों में सुबह बर्फ की पतली परत जमी नजर आई। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है और बुजुर्गों, बच्चों व बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह भी दी है। तो वहीं दुर्ग में आज वीरता, बलिदान और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। राजेंद्र पार्क में वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख समाज द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की अमर शहादत को नमन करते हुए भव्य और भावपूर्ण आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में देशभक्ति और त्याग की भावना हर पल झलकती रही। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद विजय बघेल ने वीर साहिबजादों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान शॉर्ट फिल्म के माध्यम से साहिबजादों की वीर गाथा दिखाई गई। वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक गतका ने दर्शकों को भावुक और गर्व से भर दिया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने वीर बाल दिवस के इस आयोजन को न केवल इतिहास का स्मरण बल्कि राष्ट्रभक्ति के संस्कारों को जीवित रखने वाला क्षण बताया।
इधर जांजगीर चांपा जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अपडेट रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बिलासपुर संभाग आयुक्त और रोल ऑब्जर्वर सुनील कुमार जैन जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अकलतरा, जांजगीर चांपा और पामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से सीधे जानकारी लेकर मतदाता सूची की भौतिक जांच की और मौके पर मौजूद मतदाताओं से संवाद कर सूची की सटीकता का सत्यापन भी किया। निरीक्षण के बाद कलेक्टोरेट में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा की गई। संभाग आयुक्त ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानकर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक सूची का प्रकाशन हो चुका है और दावा आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर सहयोग करने की अपील की ताकि जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार की जा सके। इधर छत्तीसगढ़ के रेल मानचित्र पर एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल सामने आई है। राज्य के बजट में प्रस्तावित नई रेलवे लाइन को लेकर अब जमीनी स्तर पर हलचल काफी तेज हो गई है। नया रायपुर से दुर्ग और दूसरी ओर बलौदाबाजार होते हुए खरसिया तक प्रस्तावित इस नई रेलवे लाइन का सर्वे शुरू किया जा चुका है और इसी कड़ी में रेलवे और छत्तीसगढ़ रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़, खैरताल और गंगाजल जैसे गांव में पहुंचे और प्रारंभिक सर्वे को शुरू किया। ये रेलवे लाइन मौजूदा रेल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होगी और ऐसे सैकड़ों गांवों व कस्बों को जोड़ेगी जहां आजादी के बाद भी रेल की सुविधा नहीं पहुंच पाई। खास बात यह है कि ये लाइन बिलासपुर से होकर नहीं गुजरेगी बल्कि नया रायपुर से सीधे दुर्ग, बलौदाबाजार और खरसिया को जोड़ेगी। करीब 266 किलोमीटर लंबी इस लाइन के निर्माण पर लगभग 4900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस रेल परियोजना से न केवल यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। जिन क्षेत्रों से ये लाइन गुजरेगी वहां सीमेंट और अन्य उद्योग पहले से मौजूद हैं। ऐसे में माल ढुलाई के लिहाज से भी ये रूट बेहद अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये नई रेलवे लाइन छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों के विकास की रफ्तार को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की पहचान सुआ नृत्य एक बार फिर पौष माह के साथ गांव-गांव में देखने को मिल रहा है। धान की कटाई के बाद महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य न केवल उत्सव और उल्लास का प्रतीक है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत रखता है। जांजगीर चांपा जिले से आई तस्वीरों में साफ दिखता है कि नई पीढ़ी भी सुआ नृत्य के जरिए अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तक कि हम लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतलब भारत में सबसे ज्यादा अधिक फसल होता है धान का, इसीलिए छत्तीसगढ़ को कहते भी है या भारत को धान के कटोरा। इसीलिए मतलब छेछरा त्योहार का नाम है एक। उसके पहले ना हम लोग सुआ नृत्य करते हैं 15 दिन से पहले, ताकि ना जैसे कि धानों को ना फसलों को जितना भी चिड़िया उड़िया है उतना लोग खाते हैं। इसीलिए ऐसा कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ये त्योहार है और जनवरी के माह में होता है। ऐसे बोले तो साल के प्रथम त्योहार है ये। यहाँ इसे कहीं भी जाकर कर सकते हैं, खास करके गांव में ज्यादा होता है। इधर अंबिकापुर से एक गंभीर मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि इस घटना में एक कांग्रेस नेता समेत कुछ अन्य लोग शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ित के परिजन न्याय की उम्मीद में थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक रसूख के आगे कानून बेबस हो गया है या फिर नाबालिग को इंसाफ मिलने में अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। आवेदन बना के एसपी साहब के यहाँ
दिए थे और एसपी साहब वो कार्रवाई के लिए बोले थे। उसके बाद एसपी CSP का है वो बोले कि जाके वहाँ थाना में आप FIR दर्ज करवाइए। हम लोग वहाँ गए तो फिर वहाँ जाने के बाद फिर उधर से पता नहीं वो उनका वहाँ से आदेश आया कि क्या वो रोक लगा दिए और फिर कहा है कि बोले उनका पिताजी गए थे लड़के के तो बोले कि नहीं कि कल आना करके। कल गए फिर हम लोग गए पूरा समाज मिल के तो फिर बहाना कर दिए और वो हम लोग के पक्ष में एक रत्ती नहीं उन्हें पुलिस वाले बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोग कहते हैं हाँ क्या लगता है? ये तो सब मेरे को ये लगता है कि सब मिली भगत है। अब पूरा पक्ष क्या कहते हैं जो मारपीट किए हैं उनके पक्ष में पुलिस वाले सपोर्ट में है। ऐसा लग रहा है हाँ हाँ ऐसा एकदम लग रहा है 100%। हाँ समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। ये मारपीट किसी तरह हुआ है? मेरे बेटा के साथ। आप कहाँ गई थी? मैं घर में थी, मैं गई नहीं थी। बाहर हल्ला सुनी तो बाहर निकले हम मारपीट हुआ तो इसकी सूचना कहाँ पे दी गई थी? जी मणिपुर थाना। क्या हुआ? तो कुछ कार्रवाई हुआ? कार्रवाई तो नहीं बोले थे करेंगे बोल के। क्या बोले? जल्द होगा कार्रवाई बोले। तो पता नहीं तो नहीं जानती ना। तो सुनने में क्या कहा? कौन कौन मारा है, कौन कौन वहाँ था? गुरप्रीत और एक तो यहाँ पे 2 लड़का है, क्या नाम है मेरे को याद नहीं है, बस इतना ही जानती हूँ मैं। उस दिन रात में अपना डॉगी को लेके मैं बाहर निकली थी तो थोड़ा देरी के बाद में बहुत एकदम हल्ला होने लगा हमारे घर के एक गली पीछे छोड़ के खेतवाही में। फिर आपने किसको देखा? मैं देखी थी गुरप्रीत से मेरा बहस हुआ था कि किस कारण बच्चे को भाई मारपीट कर रहे हो बोल के, ऐसे बोल के। तो क्या बोले? तो वो बोला कि वही बोला कि हमारे घर के सामने किसी के भी घर के सामने लड़ाई गाली गलौज करेंगे या फिर ढेला पत्थर फेंकेंगे तो कोई नहीं बोलेगा क्या? तो मैं बोली इतनी छोटी सी बात में बच्चे को यहाँ पर भीड़ भाड़ इतना लगा हुआ था, बहुत बड़े बड़े बच्चे लोग मारा पीटी टाइप से कर रहे थे।